हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो आई एम बैक अगेन विद फोर्थ पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। और इस पार्ट में हम चैप्टर 3 ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे। चैप्टर 3 इज़ ऑल अबाउट फाइनेंस एंड ऑडिट। एंड इससे पहले ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोडेड है मेरे चैनल पे इस पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन में उसका लिंक है, अब वहाँ से जाके देख सकते हैं। एंड अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए। सो लेट गेट स्टार्टेड विद चैप्टर 3 ऑफ Employees State Insurance Act 1948. This is about Employees State Insurance Fund. All the contribution paid under this act and all other monies received on behalf of the corporation shall be paid into a fund. So इसमें सिंपल है, एक एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस फंड का कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। जितना भी कंट्रीब्यूशन पे होगा, जितना भी मनी रिसीव होगा कॉरपोरेशन के बिहाफ में, वो सारा का सारा एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस फंड के अंदर जाएगा। एंड दैट फंड विल बी एडमिनिस्टर्ड और मैनेज बाय द कॉरपोरेशन इटसेल्फ फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट। The corporation may accept grants, donations, gifts from the central, state, local authorities, and any individual body, whether incorporated or not. All the monies acquiring or payable to the said fund shall be paid into Reserve Bank of India. वो सारा का सारा जो फंड में जो पैसा है जो भी रिसीव होगा दैट विल बी स्ट्रेट अवे पेड टू द RBI एंड सच अदर बैंक, या RBI या उसके अलावा कोई भी बैंक जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग टू द क्रेडिट ऑफ अकाउंट स्टाइल द अकाउंट ऑफ स्टेट इंश्योरेंस फंड। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि देयर विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस फंड जिसमें सारा का सारा कॉरपोरेशन का पैसा और भी जो भी रिसीव होगा मनी वो भी जाएगा, वेदर in the form of grants, whether in the form of donations, gifts that the insurance corporation is getting from the center or the state or any local authority or any individual. And then such account shall be operated by or by such officers may be authorized by the standing committee with the approval of the corporation. और ये जो अकाउंट होगा या जो फंड होगा ये इस फंड से रिलेटेड जो कौन उसको मैनेज करेगा, हु विल बी द ऑफिसर, तो वो कौन होगा, दैट विल बी ऑथराइज बाय द स्टैंडिंग कमिटी एंड अप्रूव बाय द कॉरपोरेशन। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर दो चीज़ें हैं, इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस फंड एंड द ऑफिसर्स जो कि स्टैंडिंग कमिटी ने ऑथराइज करे होंगे विद द अप्रूवल ऑफ द कॉरपोरेशन। एंड सेक्शन इज 26, purpose for which the fund may be expended. Now the money in the fund may be expended. जो money है जो fund में है वो किस लिए, कौन से purpose के लिए यूज़ हो रहा है, इसको हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 28 में। The employees state insurance fund shall be expended only for the following purpose: for the payment of benefits, provision of medical treatment. Now the purpose for which the money which is being there in the fund can be used is first benefits, payment of the benefits, जो भी benefits मिल रहे हैं to the ESI people, employees, उनको medical treatment के लिए. Then attendance to the insured person where the medical benefit is extended to the family. अगर medical benefit family तक extend हो रहा है तो यहीं से पैसा जाएगा. The provision of such medical benefits to their family. So first is this. Second, fees and allowances to the corporation of the corporation, जो भी corporation के members हैं, जैसे हमने अभी लास्ट वीडियोज़ में पढ़े थे, जो भी कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं, जैसे कि मेडिकल बेनिफिट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, कॉरपोरेशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, देन स्टैंडिंग कमिटी है, उसके जो भी मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उनकी फ़ीस, अलाउंसेस, ये सारे के सारे इसी फंड से जाएंगे। salaries, leaves, joining time allowances, traveling, compensatory allowances, any gratuity, any allowances or any money by way of gratitude, then any
कंपैशनेट अलाउंस, पेंशंस, देन कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड, ये सारे के सारी चीज़ें इस फंड से ही जाएंगी. Establishment and maintenance of hospital, dispensaries, payment of the contribution of the state government, payment of contribution to any state government, local authority, private individual, defraying cost including or expenses, auditing, then employees insurance court, कोई litigation है उससे related जितने भी expenses होते हैं, audit से related जितने भी expenses होते हैं, to establish the establishment of hospital, dispensaries, उससे related जितने भी expenses होते हैं, ये सारे के सारे जो फंड क्रिएट हुआ है उसी से जाएंगे, उसी से यूज़ होंगे. या हम ऐसा बोल सकते हैं जो फंड का मनी है, जो फंड का जो पैसा है, वो इन्हीं सब चीज़ों में यूज़ होगा. पेमेंट ऑफ सम ऑफ एनी डिक्री, अवार्ड, जब कोई जजमेंट आता है, अगर उस जजमेंट में कोई मनी है, जो कोर्ट बोलता है कि इतना मनी एज अ कॉम्पनसेशन इसको जाना है, तो वो सब. देन एनी अदर, ये सारी के सारी जो चीज़ें हैं, इसको मैं ज़्यादा नहीं जाती हूँ, बहुत सिंपल सा है और इससे बहुत ज़्यादा तो नहीं आता है क्वेश्चन, बट स्टिल आ सकता है क्वेश्चन, तो आप इसको प्लीज़ ध्यान से देख लीजिएगा. देन चैप्टर 4 कॉन्ट्रीब्यूशन, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेक्शन 39 कॉन्ट्रीब्यूशन. तो इस पर्टिकुलर सेक्शन या इस पर्टिकुलर एक्ट में जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है वो दो चीज़ों से मिलके बना है. The contribution which is being payable by the employer and the contribution which is payable by the employee himself or herself. Employer contribution, जो employer contribution दे रहा है वो उसको बोला जा रहा है employers contribution, और जो employee contribute कर रहा है उसको बोला जा रहा है employees contribution. दोनों ही employee contribution में ही जा रहे हैं. employee contribution एक आप बोल सकते हो एक पूल है जिसमें एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है. एम्प्लॉय तो कर ही रहा है खैर अपने लिए कंट्रीब्यूट, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है. और ये जो कंट्रीब्यूशन है ये किसको पे किया जा रहा है, द पॉइंट इज़ दिस, ये किसको पे किया जा रहा है, ये पे किया जा रहा है कॉरपोरेशन को. कॉरपोरेशन कौन सी, ESI कॉरपोरेशन, जो हमने इस एक्ट के स्टार्टिंग में पढ़ा था. ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज़ और है, ये जो कंट्रीब्यूशन है या जो रेट है, जिस रेट में कंट्रीब्यूशन पे किया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है. 1989 से पहले ये जो रेट्स थे ये दोनों मिलके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मिलके डिसाइड करते थे. एंड आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 1989, दिस रेट हैज़ बिन प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. और इसमें ये भी बोला जा रहा है कि 1989 से पहले के अमेंडमेंट, मतलब ये जो रेट प्रिस्क्राइब होगा आफ्टर 1989, ये 1989 से पहले जो एक्ट था उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. उतना हो या उससे कम हो सकता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा. नाउ विल मूव टू दी कॉन्ट्रीब्यूशन, कि कितना कॉन्ट्रीब्यूशन हम पे करते हैं इन दिस एक्ट. सो अगर हम इस एक्ट की बात करें तो इस पर्टिकुलर एक्ट में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है दिस इज़ विद इफेक्ट फ्रॉम 2019. तो ये जो रेट है ये 1 जुलाई 2019 ऑनवर्ड्स अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है. 0.75% ऑफ द वेजेस ऑफ द एम्प्लॉय. तो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, 0.75% ऑफ द वेजेस विच ही और शी गेट्स. एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है 3.25% ऑफ द वेजेस पेड और पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉयज. ठीक है, एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ डेली वेज, एवरेज वेज अप टू 176. तो जिन भी एम्प्लॉयज़ का डेली एवरेज वेट 176 रुपये प्रतिदिन है, ठीक है, डेली का एवरेज वेज उसका 176 रुपीज़ है, वो एम्प्लॉयज़ क्या है, एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम पेइंग देयर रिस्पेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो वो कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देंगे. जिनका 176 से ज़्यादा है वो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे. एम्प्लॉयर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देगा, एम्प्लॉय नहीं देगा, तो ये ध्यान में रखना. ठीक है, collection of contribution, an employer is liable to pay his contribution in respect of every employee and deduct employee's contribution from wages bill and shall pay these contribution on the above specified rates to the corporation within 15 days of the last day of the calendar month. तो इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखना, ध्यान में क्या रखनी है, एम्प्लॉयर केवल
एम्प्लॉई का जो देखो जैसे एम्प्लॉयर है, अब देखो मैं कह रही हूँ या इसमें एक्ट में लिखा है कि 0.75 पैसा एम्प्लॉय देगा अपने वेजेस का, और 3.25 पैसा 3.25% नॉट पैसा परसेंट एम्प्लॉयर दे रहा है। अभी जो डिडक्ट करेगा, देखो एम्प्लॉयर जब वेज देगा एम्प्लॉय को, तो वो क्या करेगा, वो केवल 0.75% का जो वेज है वो डिडक्ट करके उसको वेज देगा। वो अपना हिस्सा जो है वो डिडक्ट नहीं कर सकता, वो एम्प्लॉयर को अपनी जेब से भरना पड़ेगा इन दी कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो 3.25% वो अपनी ही जेब से दे रहा है। वेजेस में से जो डिडक्शन होगा वो केवल एम्प्लॉय की रेट का, एम्प्लॉय का जो परसेंटेज है वही एम्प्लॉयर डिडक्ट करके उसको वेजेस देगा। सपोज मेरा एग्जांपल, जैसे अगर 1% का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की तरफ से जाना है टू दी एम्प्लॉय कॉरपोरेशन, ठीक है, ESI कॉरपोरेशन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का, तो अगर 100 रुपये उसको मिलता है तो उसका 1% काट के वो बाकी का पर्सन 99 रुपये उसको दे देगा एम्प्लॉय को। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि एम्प्लॉयर अपना कंट्रीब्यूशन भी उसी से लेगा, ऐसा नहीं है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर खुद ही है। अगर वो डिडक्ट करता है एम्प्लॉय की सैलरी से तो वो अनऑथराइज डिडक्शन माना जाएगा, ठीक है। और वो एम्प्लॉय जिनका डेली वेज, एवरेज डेली वेज 176 रुपीज़ है, वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देंगे, मतलब 0.75% नहीं देंगे। लेकिन एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर तब भी देगा। कलेक्शन क्या होगा, 15 दिन, मतलब जो भी कैलेंडर मंथ है, कैलेंडर मंथ का जो फर्स्ट 15 डेज का लास्ट डे होता है तब तक उसका कलेक्शन, मतलब ये जो कंट्रीब्यूशन है ये कलेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड, अब देखो इसमें दो चीज़ें हैं, कंट्रीब्यूशन पीरियड होता है, बेनिफिट पीरियड आता है। बेनिफिट का मतलब है अगर आपने 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में कंट्रीब्यूट करा है तो उन 6 महीनों का जो कंट्रीब्यूशन है उसका बेनिफिट आपको 1 जनवरी से 30 जून तक मिलेगा, ठीक है। वो तो ये पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन का बेनिफिट का पीरियड है ये, और 1 अक्टूबर से टिल 31 मार्च अगर हम बात करें जो कंट्रीब्यूशन पीरियड है उसका बेनिफिट है 1 जुलाई से 31 दिसंबर का, ठीक है। कंट्रीब्यूशन पीरियड, देयर आर 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड ईच ऑफ 6 मंथ्स एंड 2 कॉरस्पॉन्डिंग बेनिफिट पीरियड ईच ऑफ 6 मंथ्स। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नाउ विल मूव टू दी प्रोविजंस। सो ये जो क्लिप था ये मैंने ESI वेबसाइट से ही लिया है, तो अगर आप चाहते हो वहाँ से भी देख सकते हो। The wait period in relation to an employee shall be the unit in respect of which contribution shall be paid, shall be payable under this act. If an contribution payable under this act is not paid by the principal employer on the date on which such contribution becomes due, ही शैल बी लाइबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट। अगर जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर साइड का कंट्रीब्यूशन जब भी जो भी ड्यू होता है, जो भी ड्यू डेट होती है कि इतने तक आपको कंट्रीब्यूट कर देना है, तब तक अगर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अपना कंट्रीब्यूशन पे नहीं करता है और जो ड्यू डेट है वो पार हो जाती है, तो फिर जब वो कंट्रीब्यूट करेगा तो उसको एक तरह का पेनल्टी पड़ेगी। तो वो एक तरह से इंटरेस्ट के साथ कंट्रीब्यूट करेगा, और जो वो इंटरेस्ट है विच विल बी 12% सिंपल इंटरेस्ट, 12% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट में वो कंट्रीब्यूट करेगा इफ़ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैज़ नॉट पेड द कंट्रीब्यूशन ऑन द सेट डेट, जो भी ड्यू डेट थी तब वो कंट्रीब्यूट नहीं करता है। Provided that the higher interest specified in the regulation shall not exceed the lending rate of interest। तो जो भी lending rate शेड्यूल्ड बैंक के जो भी lending rates होते हैं, जर्नल रेट्स होते हैं जिसमें वो लोन प्रोवाइड करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये जो सिंपल इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ सेक्शन 40, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर टू पे कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस। तो अब सेक्शन 40 ये बोल रहा है कि प्राइमरीली जो ड्यूटी बनती है कंट्रीब्यूट करने की फ्रॉम द एम्प्लॉयर, वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की बनती है। द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर शैल पे इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी एम्प्लॉय वेदर डायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय हिम और थ्रू इमीडिएट एम्प्लॉयर। तो चाहे वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने उस एम्प्लॉय को डायरेक्टली खुद से एम्प्लॉय किया हो या किसी थर्ड पार्टी मतलब इमीडिएट एम्प्लॉयर के थ्रू एम्प्लॉय किया हो,
contribution for both employer and employee. The principal employer shall, in case of employee directly employed by him not being an exempted employee, be entitled to recover from the employee's contribution by deduction from his wages. अब इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर दो एग्जाम्पल्स हम इसमें लेते हैं. पहला ये है कि अगर जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसने डायरेक्टली किसी एम्प्लॉय को हायर करा है, तो वो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन देगा और अपना कंट्रीब्यूशन देगा. ये तो बट ऑब्वियस चीज़ है. नाउ अगर कोई और के थ्रू हायर हुआ है तब क्या होगा? प्रोवाइडेड दैट नो सच डिडक्शन शैल बी मेड फ्रॉम एनी वेजेस अदर देन सच एज रिलेटेड टू द पार्ट और पीरियड ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन पे. तो इस पर तो यही लिखा कि डिडक्शन जो एम्प्लॉयर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, एम्प्लॉयर केवल एम्प्लॉई का डिडक्शन कर सकता है. अब देखो, अगर उसको 4 रुपये देने हैं कंट्रीब्यूशन में, जिसमें से 2 रुपये उसके खुद ने देने हैं और 2 रुपये वो एम्प्लॉई की तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एम्प्लॉई की वेजेस से वो केवल 2 रुपये ही डिडक्ट कर सकता है. बाकी के 2 रुपये वो खुद से दे रहा है, अपनी जेब से भर रहा है, तो वो ये 2 रुपये डिडक्ट नहीं कर सकता. डैट वुड बी काउंटेड एज अनऑथोराइज डिडक्शन. Neither the principal employer nor the immediate employer shall be entitled to deduct the employer's contribution from any wages payable to an employee. Any sum deducted by the principal employer from the wages under this act shall be deemed to be entrusted by him. The principal employer shall bear the expenses. अब इसमें ये लिखा है, अब देखो इसमें 2 चीज़ें हैं. पहली कि अगर कोई एम्प्लॉई प्रिंसिपल एम्प्लॉय ने डायरेक्टली हायर करा है तो ऑब्वियसली वो खुद देगा उसका. लेकिन अगर इमीडिएट एम्प्लॉयर की अगर हायर हुआ है तो क्या होगा? इमीडिएट एम्प्लॉयर को ही जो कंट्रीब्यूशन है वो देना पड़ेगा फ्रॉम एम्प्लॉयर. ठीक है. अगर इमीडिएट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करता है तो क्या होगा? अगर इमीडिएट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करता है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा फ्रॉम एम्प्लॉयर साइड, लेकिन वो रिकवर कर सकता है इमीडिएट एम्प्लॉयर से कंट्रीब्यूशन. ठीक है. इसमें 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी. पहला, अगर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर खुद से हायर कर रहा है एम्प्लॉय को तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन वो खुद ही देगा. अगर बीच में एक थर्ड पार्टी आ जाता है जिसके थ्रू एम्प्लॉयर एम्प्लॉय करा है तो उस केस में थर्ड पार्टी को एम्प्लॉयर साइड का कंट्रीब्यूशन देना है. अगर थर्ड पार्टी नहीं दे पाती है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा. वो ये नहीं कह सकता कि इमीडिएट एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट नहीं करा है तो मेरी ड्यूटी नहीं बनती कंट्रीब्यूट करे. नहीं, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है कि वो कंट्रीब्यूट करे एम्प्लॉयर साइड का कंट्रीब्यूशन, इवन इफ इमीडिएट एम्प्लॉयर हैज़ फेल्ड टू कंट्रीब्यूट. लेकिन इमीडिएट एम्प्लॉयर के केस में अगर उसको फेल हो गया है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अपना साइड का कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूट करने के बाद रिकवर कर सकता है. बस ये उसको एक राइट मिला हुआ है. अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि अब हम अनड्यूली प्रेशर एम्प्लॉयर पे डाल देगी भैया तुमको ही देना. ऐसा नहीं है. जब एम्प्लॉयर ने डायरेक्टली एम्प्लॉय कर रखा है तब तो वो खुद देगा, लेकिन अगर किसी थर्ड पार्टी के थ्रू एम्प्लॉय हुआ है तो वो थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि एम्प्लॉयर साइड का कंट्रीब्यूशन दे. अगर थर्ड पार्टी नहीं देती है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर देगा, लेकिन बाद में वो रिकवर कर लेगा थर्ड पार्टी से. दिस इज़ व्हाट दिस एक्ट सेज. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी. रिकवरी ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द इमीडिएट एम्प्लॉयर, ये पूरी चीज़ यही बोली जा रही है सेक्शन 41 में. आई होप आपको ये चीज़ आ गई होगी. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है ऐसा. रिकवरी ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इमीडिएट एम्प्लॉयर, आई एम सॉरी, आई थिंक ये दोबारा से आ गया है तो इसको हम काट देते हैं. देन वी हैव जनरल प्रोविजंस एज टू पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन. सेक्शन 42, no employee's contribution shall be payable by or on behalf of an employee whose average daily wage during the wage period are below the wages. तो इसमें वही चीज़ है जो हमने अभी क्लिपिंग देखी. अगर किसी एम्प्लॉय का एवरेज डेली वेज 176 रुपीज़ से कम है तो उसको कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है. केवल वही एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा जिसका 176 से ज़्यादा है. मेथड्स ऑफ पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन. Subject to the provision of this act, the corporation may make regulations for any matter
रिलेटिंग और इंसिडेंटल टू द पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि कैसे आप पेमेंट कर सकते हो, द मैनर एंड टाइम ऑफ पेमेंट, द पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन बाय मीन्स ऑफ adhesive और अदर स्टैम्प्स affix or impress upon books, cards and otherwise regulating the manner. So this is a simple मतलब लाइक प्रोसीजर है कि आपको कैसे कैसे कंट्रीब्यूट करना है, कि प्रॉपर मतलब कंट्रीब्यूशन एक लाइक कहीं एंट्री होनी चाहिए, प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए, प्रॉपरली ड्यूली स्टैम्प्ड होना चाहिए, ड्यूली साइंड होना चाहिए, ऑब्वियसली एक रिकॉर्ड होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कैश आप दे रहे हो और बोल दे रहे हो कि नहीं, उसका रिकॉर्ड एक उसका एक ब्यौरा होना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि हाँ these things this many दिस पर्टिकुलर रेट हैज़ बिन कॉन्ट्रीब्यूटेड, और जो भी बुक्स वगैरह हैं उसको प्रॉपरली इंस्पेक्ट किया जाना चाहिए, प्रॉपरली उसको रखा जाना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज सेइंग। Then we have section 44, employers to furnish returns and maintain registers in certain cases. Every principal and immediate employee shall submit to the corporation or to such officer of the corporation in such form the containing returns containing particular related to person employed. तो जो भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है या इमीडिएट एम्प्लॉयर है उसको कॉरपोरेशन को देना पड़ेगा, एक तरह का आप बोल सकते हो ब्यौरा देना पड़ेगा। किसका? सारी इन्फॉर्मेशन विच इज़ रिलेटेड टू दी पर्सन, कौन कौन से पर्सन आपकी फैक्ट्री में, आपकी इस्टेब्लिशमेंट में आपने हायर करे हैं, कौन से डायरेक्टली हायर हुए हैं, कौन से इमीडिएट एम्प्लॉयर के थ्रू हायर हुए हैं, वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट अ कॉरपोरेशन हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट द रिटर्न शुड हैव बीन सबमिटेड बट हैज़ नॉट बीन सबमिटेड। जहाँ पर लगता है कॉरपोरेशन को कि इस पर्टिकुलर फैक्ट्री में जो भी डिटेल्स है वो सबमिट हो जानी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई हैं, उनको ऐसा लगता है, तो वो क्या कर सकते हैं, जो भी इंचार्ज है उस पर्टिकुलर इस्टेब्लिशमेंट का या फैक्ट्री का, उसको ये डायरेक्ट कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं कि वो अपने जितने भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू ऑल द एम्प्लॉयज़ वो फर्निश करवाए। Every principal employer, every immediate employer shall maintain registers, records in respect of factory establishment which may be required by the regulation। और वो सारी ऑब्वियसली जब भी आप कोई फैक्ट्री खड़ी करते हो, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें क्या काम हो रहा है, उसमें कैसे काम हो रहा है, कौन कौन काम कर रहा है, वो कैसे हायर हुआ है, उसके वेजेस कितने हैं, उसकी टाइमिंग्स क्या क्या है, ये सारी चीज़ों का लेखा जोखा, सारी चीज़ों का एक डिटेल रिकॉर्ड होता है। और दिस इज़ लीगली दे आर बीन अपाइड बाय, मतलब आप बोल सकते हो कि उनको ये लीगल लॉ की तरफ से ये बोला गया, डायरेक्ट करा गया, ऑर्डर किया गया कि दे हैव टू डू दिस। ऐसा नहीं है कि अगर वो नहीं करेंगे तो उनको पेनल्टी पड़ सकती है, उनको पनिशमेंट मिल सकती है कि अगर वो ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक्ट है, ये जो पर्टिकुलर ESI है ये गवर्नमेंट के थ्रू कहीं ना कहीं गवर्न हो रहा है, बिकॉज स्टैचुरी चीज़ है, ये स्टैचुरी ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैचुरी प्रोविजंस हैं। तो ऑब्वियसली जो भी काम हो रहा है वो अंडर द गवर्नेंस हो रहा है, प्रॉपर गवर्नेंस, तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि कभी आगे चल के कोई डिफ़ॉल्ट होता है, किसी एम्प्लॉय को अगर लेट सपोज किसी एम्प्लॉय को बेनिफिट्स नहीं मिले हैं, वो एम्प्लॉय अगर बोलता है कि मैंने कंट्रीब्यूशन दिया था, मुझे बेनिफिट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, तो वो रिकॉर्ड होना चाहिए। वो कैसे साबित करेगा कि उसने कंट्रीब्यूशन दिया है, या अगर एम्प्लॉयर बोल रहा है कि नहीं इसने कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, तो ये भी साबित करने के लिए रिकॉर्ड्स होने चाहिए कि उसके कंट्रीब्यूशन नहीं आया है। ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली मेंटेन होनी चाहिए। तो ये पर्टिकुलर एक्ट में, ये नॉट ओनली दिस एक्ट, आप जो भी एक्ट पढ़ोगे सब में ये चीज़ होती है, रिकॉर्ड होने चाहिए, मेंटेन करके रखनी चाहिए, रजिस्टर्स होने चाहिए। Then we have section 45 which talks about social security officers, their functions and duties। तो कॉरपोरेशन को ये पावर दी गई है कि वो क्या करे, एक इंस्पेक्टर को अपॉइंट करे जिसको हम सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर बोल सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, और कॉरपोरेशन ही डिसाइड करेगा उसका ज्यूरिसडिक्शन में ऑलरेडी बहुत सारी एक्ट में आपको बता चुकी, मतलब क्या होता है सिंपल लेमन लैंग्वेज में, उस पर्टिकुलर ऑफिसर, वो पर्टिकुलर इंस्पेक्टर का पूरा पावर, उसकी पावर कहाँ तक है, वो कहाँ तक अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, उसकी बाउंड्री बना दी जाती है कि भैया इस
बाउंड्री के बाहर आप इंस्पेक्टर नहीं हो। आप इंस्पेक्टर, लेट सपोज कि ए कोई स्टेट है, ए स्टेट में बहुत सारे जोन्स होंगे, जोन ए का इंस्पेक्टर जोन बी में पावर नहीं है, जोन बी का इंस्पेक्टर की जोन ए में पावर नहीं होगी। तो ये जुरिसडिक्शन का मतलब यही होता है। वैसे तो बहुत ज़्यादा इसका एक इलेबोरेटेड फॉर्म है, वो ऑब्वियसली हम लॉ नहीं पढ़ रहे हैं अभी, तो हम यहाँ पर उतना मैं डीप नहीं जाऊँगी। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ कि किसी भी इंसान, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक पावर होती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की जो पावर दी गई है वो अपनी पावर को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो इंस्पेक्टर अपनी पावर को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकता है। अब जैसे एक प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर की जो पावर है, जुरिसडिक्शन है, वो उसकी कंट्री है। वो अपनी जो भी प्राइम मिनिस्ट्रियल पावर्स उसको मिली हैं वो इंडिया से बाहर कहीं किसी कंट्री में जाके थोड़ी ना अप्लाई करेगा। तो उसकी जो जुरिसडिक्शन है वो कंट्री तक सीमित है। जुरिसडिक्शन का मतलब आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। इसका और भी बहुत ज़्यादा एक इलेबोरेटेड मीनिंग होता है, हम लोग वहाँ तक नहीं जाएंगे, अभी हम इंस्पेक्टर तक ही सीमित रहते हैं। देन वी हैव सेक्शन 45A, which is determination of contribution in certain cases where in respect of a factory or establishment no returns, particulars, registers, records are submitted, furnished or maintained. Social security, any social security officer or other official of corporation is prevented in any manner by the principal employer or immediate employer in exercising his functions or discharging his duties. The corporation by order determine the amount of contribution payable in respect of employee of that factory or establishment, provided that no such order shall be passed by the corporation unless the principal or immediate employer or person in charge of factory or establishment has been given opportunity. तो यहाँ पर बोला जा रहा है वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फैक्ट्री, अगर किसी फैक्ट्री के रिस्पेक्ट में या एस्टेब्लिशमेंट्स के रिस्पेक्ट में there is no return, there is no particulars, there is no registers or no records are maintained or submitted or furnished in accordance with the provision of this particular act, section 44 के अकॉर्डिंग कोई भी रिकॉर्ड्स, कोई भी पर्टिकुलर्स, कोई भी रजिस्टर्स सबमिट नहीं हुए, फर्निश नहीं हुए, और एनी सोशल और कोई भी सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर या कोई भी ऑफिशियल कॉरपोरेशन का ऑफिसर ऑफ सेक्शन 45, इस सेक्शन 45 के अंदर कोई भी ऑफिशियल को प्रिवेंटेड इन एनी मैनर, उसको किसी भी मैनर में प्रिवेंट किया जा रहा है, रोका जा रहा है। कौन रोक रहा है? बाय द प्रिंसिपल और इमीडिएट एम्प्लॉयर और एनी अदर पर्सन। क्यों रोका जा रहा है? ताकि वो अपनी पावर को, अपने फंक्शंस को, अपनी ड्यूटीज़ को एक्सरसाइज ना कर सके। इन एक्सरसाइजिंग हिज फंक्शंस और डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज़ अंडर सेक्शन 45, तो द कॉरपोरेशन में ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टूडे, कॉरपोरेशन उसके पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो ऑर्डर कर सकती है। बाय ऑर्डर कैन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन पेबल। तो फिर कॉरपोरेशन ये डिटरमाइन करेगी कि उस पर्टिकुलर फैक्ट्री में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय देगा या एम्प्लॉयर देगा। और ये ऑर्डर देने से पहले ऑब्वियसली एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो अपनी बात रख सके। Then we have appellate authority. Section 45AA. If an employer is not satisfied with the order, तो अभी सेक्शन 45A में जो भी ऑर्डर पास हुआ है, अगर उस ऑर्डर से कोई भी एम्प्लॉयर सेटिस्फाइड नहीं है वो अपील कर सकता है टू द अपीलेट अथॉरिटी विद इन 60 डेज ऑफ द डेट ऑफ सच ऑर्डर। जिस दिन भी वो ऑर्डर पास हुआ है उस दिन से 60 दिन के अंदर वो अपील कर सकता है, बट आफ्टर डिपॉजिटिंग 25% ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन टू ऑर्डर। सपोज कॉरपोरेशन ने ऑर्डर किया है तो वो 1000 रुपये आपको कॉन्ट्रीब्यूशन देना ही पड़ेगा। अभी 1000 रुपये के अगेंस्ट में उसने अपील कर दी एम्प्लॉयर ने कि भैया मैं नहीं दूंगा। अपील तो कर दी, 60 दिन के अंदर वो अपील कर सकता है, नो डाउट, लेकिन अपील करने से पहले 1000 का 25% उसको कॉरपोरेशन में क्या करना पड़ेगा? सबमिट करना पड़ेगा। only after submitting he or she can appeal to the appellate authority. ठीक है, provided if the employer finally succeeds in the appeal, और अगर employer
अपनी अपील में सक्सेस मिल जाती, मतलब कि उसकी अपील सही है ऐसा माना जाता है आफ्टर ऑल द लिटिगेशन, जो भी प्रोसीडिंग्स हुई उसके बाद अगर ये फाइनल वर्डिक्ट आ जाता है कि एम्प्लॉयर सही था, द कॉरपोरेशन शैल रिफंड सच डिपॉजिट टू द एम्प्लॉयर। तो जो 25% डिपॉजिट किया है वो कॉरपोरेशन वापस कर देगा टू द एम्प्लॉयर। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। देन वी हैव सेक्शन 45B, रिकवरी ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। एनी कॉन्ट्रीब्यूशन पेबल अंडर दिस एक्ट मे बी रिकवर्ड एज एन एरा ऑफ लैंड रेवेन्यू। सो ये आपको समझ में आ गया। सेक्शन 45C, इशू ऑफ सर्टिफिकेट टू द रिकवरी ऑफिसर। Where any amount is an error under this act, the authorized officer may issue to the recovery officer a certificate. तो ऑथराइज ऑफिसर क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट इशू करेगा रिकवरी ऑफिसर को अंडर हिज सिग्नेचर स्पेसिफाइंग द अमाउंट एंड द रिकवरी ऑफिसर ऑन रिसिप्ट ऑफ सच सर्टिफिकेट शैल प्रोसीड टू रिकवर द अमाउंट स्पेसिफाइड देयर इन। तो रिकवरी ऑफिसर ऐसे ही नहीं जाके रिकवर करेगा अमाउंट को, सबसे पहले उसको क्या है, ऑथराइज ऑफिसर जो होगा रिकवरी ऑफिसर को एक सर्टिफिकेट देगा जिसमें ये मेंशन होगा कितना अमाउंट रिकवरी ऑफिसर को रिकवर करना है। ऑथराइज ऑफिसर के साइन होंगे प्रॉपर्ली एंड देन आफ्टर रिकवरी ऑफिसर क्या कर सकता है, अपने वर्क के साथ, अपने रिकवरी वर्क के साथ प्रोसीड कर सकता है। Specified therein from the factory established as the case may be the principal or immediate employer by one or more modes mentioned below। और इन मोड्स के थ्रू रिकवर कर सकता है। सबसे पहले अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द फैक्ट्री, चाहे अटैचमेंट करे चाहे वो सेल करे मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को, फैक्ट्री की प्रॉपर्टी को, इस्टेब्लिशमेंट की प्रॉपर्टी को, एज द केस में बी द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, इमीडिएट एम्प्लॉयर, या अरेस्ट कर सकता है एम्प्लॉयर को, उसको डिटेंशन, उसको प्रिजन में डाल सकता है। अपॉइंटिंग अ रिसीवर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द फैक्ट्री एंड एस्टैब्लिशमेंट एज द केस में बी बाय द एम्प्लॉयर। तो ये सारे मोड्स के थ्रू वो रिकवर कर सकता है अपने अमाउंट। देन वी हैव सेक्शन 45(1). अब ऑथराइज ऑफिसर जो अभी हमने पढ़ा वो कौन है, ऑथराइज ऑफिसर जो अभी हमने जस्ट लास्ट सेक्शन में अभी जो डिस्कस करा वो है मीन्स डायरेक्टर जनरल, इंश्योरेंस कमिश्नर या जॉइंट इंश्योरेंस कमिश्नर या रीजनल डायरेक्टर और सच अदर ऑफिसर एज में बी ऑथराइज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। रिकवरी ऑफिसर की बात करें तो वो कौन हो सकता है, एनी ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन who may be authorized by the central government to exercise his power। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। सो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस पर हम बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे विच इज़ चैप्टर 5। आई होप आपको ये वाली वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो अपने मेरे चैनल को आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इफ़ यू आर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी ही आऊँगी। टिल देन keep learning, stay connected, be happy and be safe. Bye bye.